नमस्कार। आज बात होगी किसान आंदोलन पर और हरियाणा के किसान इन दिनों जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेताओं का घेराव कर रहे हैं, आमने सामने हैं, उससे किसान आंदोलन एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह आंदोलन लगातार अपनी कवरेज पा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मुंह के सामने हैं और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनावों में इस आंदोलन का सियासी असर होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जो फीडबैक है ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पास भी है कि किसान आंदोलन का असर चुनाव नतीजों पर हो सकता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले सकती है, इसको लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट दिल्ली के सियासी गलियारों में और लखनऊ तक है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर है उससे कहीं बीजेपी को कोई सियासी नुकसान हो सकता है, या उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में हो सकता है, या फिर पंजाब के अंदर जिस तरह बीजेपी एक सियासी ताकत बनने का सपना देख रही है उसको ये किसान आंदोलन कहीं डैमेज कर सकता है। और इस पॉलिटिकल डैमेज, इस राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी सरकार किसानों ये जो कृषि कानून है इनको वापस भी ले सकती है, ऐसी भी चर्चा है। तो क्या कुछ सियासत में चल रहा है हरियाणा के अंदर, किसान किस तरह उग रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। तो बात यही होगी कि हरियाणा के अंदर आपने जिस तरह देखा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का जबरदस्त विरोध हुआ, इसके बाद इससे पहले दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उनका भी विरोध हुआ। और अभी हाल ही में हरियाणा में एलनाबाद सीट पर भी किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के पुरजोर विरोध का ऐलान किया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को, संयुक्त उम्मीदवार को हार मिली है। इससे पहले भी बड़ौदा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तब भी बीजेपी जेजेपी को वहां पर हार मिली थी। तो ये जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि किसान लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का विरोध कर रहे हैं। हमने पंजाब के अंदर देखा जहां पे शिरोमणि अकाली दल, जो भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी सहयोगी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन, जब किसान पंजाब से चलकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर आए तो उस समय यह उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सरकार और संगठन है का शीर्ष नेतृत्व है, वहां तक ये मैसेज जरूर पहुंचा है कि किसान आंदोलन से जो चुनावी राज्य है वहां पर सियासी नुकसान हो सकता है। सहयोगी दल छोड़कर जा रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल छोड़कर गया, इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में बड़े नेता हैं वो छोड़कर गए एनडीए को, और जेजेपी जो अभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार दुष्यंत चौटाला आलोचनाओं से घिरे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी के नेताओं का हरियाणा में विरोध हो रहा है। मेघालय के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, वो लगातार बीजेपी को, मोदी सरकार को मैसेज भेज रहे हैं, खुलेआम मीडिया के सामने आकर इस बात को कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बनाना होगा, वरना सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक बहुत पुराने सियासतदान हैं, तजुर्बेकार नेता हैं, और अगर वो कोई मैसेज सरकार तक पहुंचा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को सत्ता में बने रहना है तो उसे किसानों को की बातों को मानना पड़ेगा। वो ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी का कोई नेता मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में गांव में नहीं घुस सकता, और वो खुद भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां किसान आंदोलन अच्छा खासा मजबूत है। आप इस बात को भी जानते हैं कि किसान मिशन यूपी उत्तराखंड का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर हराने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने की अपील लोगों से करेंगे। और जब से लखीमपुर खीरी वाला मसला हुआ है तब से किसान बेहद आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और
जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी विपक्ष और किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, खासकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो किसान आंदोलन के कारण सियासत बेहद गर्म है। यहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो लगभग फाइनल संभावित गठबंधन है वो यहां पर खासा नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय लोकदल का आधार भी इस इलाके में है और जो मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे हुए, कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद उसका आधार घटा था। लेकिन पिछले बार जो किसान महापंचायतें किसान आंदोलन शुरू होने के बाद हुई, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को फिर से जिंदा होने के लिए एक संजीवनी मिली है। तो आप चाहे हरियाणा की बात ले लें, आप दिल्ली के आउटर इलाकों की बात ले लें, आप राजस्थान के में भी कई इलाकों पे जहां पर किसानों की आबादी है उनकी भी बात ले लें, पंजाब आप पूरा देख लें, उत्तराखंड के तराई वाले इलाके देख लें, तो ये इलाके खासे आंदोलित हैं। और अब जब 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन का, ऐसे में किसानों का यह कहना है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है और वो अपने आंदोलन को और इंटेंसिफाई करेंगे और तेज करेंगे। तो चुनाव मुंह के सामने है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम जातियों के बीच में, वर्गों के बीच में सम्मेलन कर रही है। वो किसी भी सूरत में 2022 में उत्तर प्रदेश को वापस वहां पर अपनी सरकार चाहती है, क्योंकि 2022 का जो साल है वो 2024 के आम चुनाव के लिए एक सियासी रास्ता तैयार करेगा। और दिल्ली की जो सत्ता है, जो सल्तनत है, दिल्ली की कुर्सी तक आपको पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश को जीतना ही होगा और बीजेपी संघ परिवार का पूरा जोर इस पर है। और अभी जो हाल फिलहाल चर्चा चली वो इसी बात की कि पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो किसान आंदोलन का सियासी असर है, जो उससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की जो सरकार है, मोदी सरकार है, क्या वो कृषि कानूनों को वापस ले लेगी? और अगर वो कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों और साथ ही हरियाणा के अंदर जिस तरह जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो पार्टी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को उस विरोध को नहीं झेलना पड़ेगा। साथ ही पंजाब के अंदर वो तब अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करने में कामयाब होगी। तो ऐसे हालात में जब मेघालय के राज्यपाल सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी को लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि किसानों की मांगों को सुना जाना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, और हरियाणा के अंदर जिस तरह किसान लगातार आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, और 26 नवंबर को जब 1 साल किसानों के आंदोलन का पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। उनका भी कहना है कि भाई हमारी मांगों को हमसे सरकार आखिर कब तक बात नहीं करेगी, हमसे बातचीत का रास्ता शुरू होना चाहिए। एक बार फिर से जो डायलॉग रुका हुआ है, जो कम्युनिकेशन रुका हुआ है, वो शुरू किया जाना चाहिए। तो जो बेसिक बात है वो यही है कि ये जो चुनाव है मुंह के सामने, इनमें इसका असर हो सकता है। जो हालिया उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में हो, हिमाचल में हो या आप पश्चिम बंगाल में हो, प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। और अब उसके बाद पार्टी ने तुरंत पेट्रोल और डीजल पर कीमतें कम की हैं। तो ये एक माना जा रहा है कि ये एक मैसेज है। इसके अलावा महंगाई को लेकर एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो चुनावी राज्यों में कहीं इसका नुकसान होने की आशंका है। उससे ज्यादा जो सियासी नुकसान, जो पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है, वो किसान आंदोलन से हो सकता है। और चर्चा इसी बात की है कि इस किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला सरकार ले सकती है। तो कारण इसका पीछे सबसे बड़ा यही है कि किसान जिस तरह लगातार अपने आंदोलन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उनके हौसले नहीं डिगे हैं, सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं, सियासी दबाव है, प्रेशर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीत पाएंगे, कैसे सत्ता में वापसी कर पाएंगे। और ऐसे वक्त में लगता है कि पार्टी और सरकार, संगठन और सरकार कोई फैसला कृषि कानूनों को लेकर ले सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बाकी जो तमाम छोटे दल है वो भी अपनी सियासी फील्डिंग को सजा रहे हैं। और ऐसे वक्त में बीजेपी और मोदी सरकार, जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है और जो मोदी सरकार है, वो कृषि कानूनों पर इन 5 राज्यों के चुनाव में इसका असर होने की आशंका को देखते हुए
इसके बारे में कोई निर्णायक फैसला कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इन चुनावी राज्यों में वापसी भी करना चाहती है, ताकि जो 2022 के अंत में चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, वहां उसको सियासी लीड मिल सके। और 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद 2024 के आम चुनाव में सारे दलों को जाना है, क्योंकि 2022 के जो शुरुआती राज्यों के नतीजे हैं वो बेहद अहम होंगे। जैसा मैं कहता हूं कि एंटी बीजेपी फ्रंट जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी कोशिश की है, केसीआर ने भी कोशिश की है एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की। अगर यहां चुनाव नतीजे भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो वो एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने वाले दलों को ताकत मिलेगी, जबकि अगर बीजेपी इन राज्यों में ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने वाले दलों के हौसले पस्त होंगे। लेकिन जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये बहुत हद तक सियासी तस्वीर को साफ कर देंगे कि 2022 के जो हिमाचल गुजरात के चुनाव हों, 2023 के कई राज्यों के अहम चुनाव हैं और 2024 तक सियासी सूरत परिदृश्य क्या बनेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रही। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।